औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिमिटेशन ऑफ सीबीए। लिमिटेशन में जो पहली लिमिटेशन है वो टेक्निकल लिमिटेशन टू सीबीए। टेक्निकल लिमिटेशन में ये क्वेश्चन उठता है कि किसी भी पॉलिसी के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इशू ऑफ स्टैंडिंग में कि इम्पैक्ट्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मालूम होने चाहिए, कम से कम नेशनल लेवल पर मालूम होने चाहिए। अगर एक पॉलिसी सूबे की क्यों ना हो, एक प्रोविंस की क्यों ना हो, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स एवेल्यूएट होने चाहिए नेशनली। तो सीबीए अमूमन दो तरीकों से किया जाता है, क्वालिटेटिव सीबीए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस सीबीए। तो क्वालिटेटिव सीबीए में क्या किया जाता है? क्वालिटेटिव सीबीए में नेट बेनिफिट वैल्यू निकाली जाती है। चूँकि इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो क्या किया जाता है, एनालिस्ट कुछ इम्पैक्ट तो मालूम कर लेते हैं और रिमेनिंग को थ्रू एस्टिमेशन सॉल्व करने की, उनकी वैल्यू मालूम करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह हमने पढ़ा था एक्स एंटी और एक्स पोस्ट सीबीए। तो एक्स पोस्ट सीबीए पिछले इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बुनियाद पर एस्टिमेशन लगा ली जाती है। वो प्रोजेक्ट अगर बहुत पुराना हो तो इन्फ्लेशन उसमें ऐड कर दिया जाता है पर ईयर के लिहाज से। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव सीबीए को कंडक्ट किया जाता है। तो क्योंकि अगर, और इसकी वजह क्या है, सारे इम्पैक्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये, अगर आप इसके किसी भी पॉलिसी के सारे इम्पैक्ट की तरफ जाओगे तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट का जो खर्चा है उससे तो ज़्यादा पॉलिसी को एवेल्यूएट करने का जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगी। तो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि अगर आप उसके किसी भी पॉलिसी के नेशनल लेवल पर आप उसके इम्पैक्ट मालूम करना चाहोगे तो उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो पॉलिसी जो हो उसको इम्प्लीमेंट करने में मसला पेश आएगा। क्योंकि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना खर्चा, उससे ज़्यादा तो इसको एवेल्यूएट करने की, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तैयार करने में खर्चा लग जाएगा। तो इस खर्चे से बचने के लिए अमूमन क्या किया जाता है, कुछ अहम को नोट कर लिया जाता है और रिमेनिंग को थ्रू एस्टिमेशन। तो ये एस्टिमेशन कहाँ से होगी? अगर बिल्कुल शुरू में हम देखें, एनालिस्ट हु लैक the data or other resources needed to value all relevant impact directly may be able to make use of estimates। और ये कहाँ से होंगे? found in other cost benefit analysis or economic research। तो ये estimate जो पुराने स्टडी हुए हैं उनसे लिए जाएंगे, और अगर फिर देखा जाएगा जो पुराना स्टडी है वो कितनी पुरानी है उसके लिहाज से इन्फ्लेशन पर ईयर ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह उस जो प्रोजेक्ट के सीबीएल निकाला जा रहा है करंट प्रोजेक्ट का, तो पुराने प्रोजेक्ट की बुनियाद पर वहाँ से कुछ इम्पैक्ट के क्वालिटेटिव और मोनेटाइज वैल्यू निकाल ली जाती है। तो इस तरह क्या किया जाता है, एक पॉलिसी को एवेल्यूएट किया जाता है थ्रू क्वालिटेटिव सीबीए। तो लेट सपोज अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, when possible analysts should quantify the impacts of the policy, that is they should estimate the numeric values of the non-monetized impacts। तो क्या किया जाता है, अमूमन जो एनालिस्ट है वो जो इम्पैक्ट्स वो मालूम नहीं कर सकते उनका क्या कर लिया जाता है, उनको थ्रू एस्टिमेशन एवेल्यूएट कर लिया जाता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कंसिडर an analysis of a proposed regulation to restrict commercial fishing practices so that fewer dolphin will be killed per ton of tuna harvested। कमर्शियल जो फिशिंग है उसको अगर बैन कर दिया जाता है ट्यूना में, ताकि जो डॉल्फिन की अमवात है उसको रोका जाए। द रेगुलेशन प्रोड्यूस अ बेनिफिट बिकॉज सम पीपल हैव अ, इसके बेनिफिट है, इस रेगुलेशन के या इस पॉलिसीज़ के बेनिफिट है क्योंकि कुछ लोग डॉल्फिन को ज़िंदा देखना चाहते हैं सैर व तफरीह के लिए, किसी पार्क वगैरह में, किसी अमूमन डॉल्फिन के बहुत सारी एक्टिविटी उनसे ली जाती है और उसके ज़रिए क्या अवाम के अंदर सैर व तफरीह का जो आंसर है उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। तो हाँ, लोग विलिंगनेस टू पे तो मौजूद है, किसके एक्चुअली मोनेटाइजिंग दैट इज मेजरिंग द विलिंगनेस टू पे इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसके तमाम इम्पैक्ट्स को क्वांटिफाई करना, मोनेटाइज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, माइट नॉट बी फिजिबल फॉर द एनालिस्ट कंडक्टिंग द सीबीए।
Even if monetization is infeasible, however, it is useful to attempt to predict the number of dolphins saved by the regulation. तो फिर क्या किया जाता है, अगर लेट सपोज ऐसी कोई रेगुलेशन है जिसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी तरफ एनालिस्ट जा ही नहीं सकता, तो फिर क्या किया जाता है, टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ, कि इसकी वजह से कितने, इस पॉलिसी पे जो आने वाला खर्चा है उसकी वजह से कितने डॉल्फिन जो होंगे वो सेव्ड हो जाएंगे, वो जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए फिर फर्दर स्टडी की जाती है, उस स्टडी को कहा जाता है कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। लेट सपोज क्या होता है कास्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस में ये किया जाता है कि जो डॉल्फिन की अमवात है, लेट सपोज इस पॉलिसी पे आने वाला खर्चा, मिसाल के तौर पे इस पॉलिसी पे आने वाला खर्चा जो है वो 10 रुपीज़ है, वो 10 रुपी कास्ट ऑफ द पॉलिसी, और इस 10 रुपीज़ की वजह से 2 डॉल्फिन जो है वो बचती हैं, तो हम कहेंगे एक डॉल्फिन को बचाने का कास्ट कितना है, 5 रुपए। तो कास्ट इफेक्टिव, तो 5 रुपए का इफेक्ट क्या है, एक डॉल्फिन बचाना। तो इस तरह हम फिर करते हैं, जो एनालिस्ट है अगर इम्पैक्ट जो है पेचीदा होंगे तो कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस की तरफ बढ़ा जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद फिर है हमारा The relevance of CBA win goals other than efficiency। ये था हमारा पहला लिमिटेशन टू CBA। अगर हम यहाँ देखें हमारा पहला लिमिटेशन क्या था, हमारा पहला लिमिटेशन फर्स्ट टेक्निकल लिमिटेशन में मेक इट इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई एंड देन मोनेटाइज ऑल रेलेवेंट इम्पैक्ट्स एज कास्ट एंड बेनिफिट। तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आप कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ भी जा सकते, कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस की तरफ भी जा सकते हैं, उसका तोड़ है। जबकि सेकंड क्या है, सेकंड जो है वो है गोल अदर देन एफिशिएंसी आर रेलेवेंट टू द पॉलिसी। जो CBA का एक ही गोल है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या पेरिटो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कहते हैं कि इस जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है इसके और भी गोल हो सकते हैं। सम पॉलिसीज आर इंटेंडेड टू अफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स आर अपॉर्चुनिटी। जो इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स या अपॉर्चुनिटी है, कुछ पॉलिसीज उसको इम्पैक्ट, लेट सपोज कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जो टैक्स लेके कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जो आम वेलफेयर के किए जाते हैं या गरीबों के लिए किए जाते हैं। तो इस सेंस में जो है उसका वेलफेयर फिर एफिशिएंसी फिर नहीं देखी जाती, क्योंकि एफिशिएंसी में लेट सपोज ये दोनों आते हैं, अमीर गरीब दोनों, लेकिन क्योंकि पॉलिसी का काम क्या है, वो क्या करता है, इंटेंडेड द इफेक्ट टू इफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स और अपॉर्चुनिटी। तो इक्वलिटी को अफेक्ट करता है, इक्वल बेनिफिट देने की कोशिश नहीं करता। ये रफ़ाए आमा के काम होते हैं तो ये अमूमन गरीबों के लिए होते हैं। तो यहां पर एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हमारा जो दूसरा इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ CBA, वो है, अच्छा वो है द रेलेवेंस ऑफ CBA विन गोल्स अदर देन एफिशिएंसी। तो अमूमन इसका तोड़ क्या है, अगर एफिशिएंसी से हट के भी जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है इसके गोल्स हो सकते हैं, वो ये है कि मल्टी गोल एनालिसिस होने चाहिए। जो CBA है उसको वो सिर्फ एफिशिएंसी पे नहीं चलना चाहिए, इसके मल्टी गोल एनालिसिस होने चाहिए। या दूसरा जो है, जो दूसरा है वो डिस्ट्रीब्यूशनलिटी वेटेड CBA। तो फिर इसका जो दूसरा वो है इस लिमिटेशन का, पहला इसका ये है कि हाँ CBA को सिंगल गोल ऑब्जेक्टिव इसका नहीं होना चाहिए एफिशिएंसी, इसके मल्टी गोल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशनलिटी वेटेड CBA, जो CBA है या एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन या वेटेड के लिहाज से उसकी स्टडी की जानी चाहिए। यानी एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें कितना परसेंट जो है वो किन लोगों को फोकस किया जा रहा है और कितना परसेंट, लेट सपोज 50% इस प्रोजेक्ट का काम है अमीरों को, या किसी भी लिहाज से, ये एक फिलबदी जहन में आ गया कि किसी भी लिहाज से लेट सपोज 60-70 के रेशो से जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसी 60 और 40 के रेशो से ही आपने उसको एवेल्युएट करना है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो वो अगले क्लास में लेंगे।